वंडरवॉल इंटरेक्शन होते हैं वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के सबसे वीक बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बनते हैं। ये डिस्टेंस डिपेंड बॉन्ड होते हैं एंड बायोलॉजिकल सिस्टम में ये हमारे को प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर देखने को मिलते हैं, जो मेम्ब्रेन के लिपिड्स होते हैं उनकी कार्बन चेन्स के बीच में देखने को मिलते हैं एंड एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग यानी कि लॉक एंड की सिस्टम है एंटीजन एंटीबॉडी का, वहां पर भी वंडरवॉल इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। बात करें इनकी तो ये सबसे वीक बॉन्ड होते हैं, इनकी रेंज होती है शॉर्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करते हैं एंड ये बनते हैं अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में, यूनिवर्सल होते हैं यानी कि ये नॉन पोलर एंड पोलर किन्हीं भी एटम्स के बीच में बन जाते हैं। लगभग सभी एटम्स के बीच में वंडरवॉल इंटरेक्शन होता है। इसका ओरिजिन क्या होता है कि कुछ सेकंड के लिए जो ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रन करते रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स दो एटम के न्यूक्लियस के सेंटर में इस तरीके से न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होते हैं एंड ये इलेक्ट्रॉन्स रन करते रहेंगे, तो जैसे ही इन एटम्स को वेरी क्लोज लेकर आएंगे अपन, तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव एंड देन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रन करेंगे तो इन दोनों न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर ये कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाएंगे। जैसे ही ये रुक जाएंगे तो इस वाले एटम के इलेक्ट्रॉन इस साइड में रुक जाएंगे एंड इन एटम्स के अंदर डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाइपोल क्रिएट हो गया तो इनके बीच में वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एट्रेटिक फोर्स काम करता है एंड इसकी एनर्जी होती है 0.4 किलो जूल से 4 किलो जूल पर मोल। बात करें इसके इंडक्शन की तो ये टेम्परेरी डाइपोल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से ये बॉन्ड इन्फ्लुएंस हो रहा है एंड एटम्स को जैसे ही अपन क्लोज लेकर आएंगे तो उनके अंदर डाइपोल इंड्यूस हो जाता है एंड टू डाइपोल से अट्रैक्ट ईच अदर, जैसा अपन लोगों ने यहाँ पर बात किया। डिस्टेंस फैक्टर यहाँ पर काम करता है। डिस्टेंस फैक्टर का मतलब है कि कोई दो एटम्स हैं, अगर वो शॉर्ट रेंज के अंदर एकदम टचिंग के अंदर नहीं है तो उनके बीच में ये बॉन्ड नहीं बनेगा, अगर ये वेरी क्लोज आएंगे तब जाकर ये बॉन्ड बनेगा। अपन लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि इस तरीके से न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दो एटम्स के न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर एग्रीगेट हो जाते हैं एंड इसकी वजह से ये डाइपोल क्रिएट हो जाता है, इस एटम का पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ऐसे ही इस एटम का पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड इसकी वजह से यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है एंड देन वंडरवॉल इंटरेक्शन यहाँ पर बन जाता है। ये यूनिवर्सल इसलिए होता है कि कोई भी एटम्स अगर वेरी क्लोज डिस्टेंस में है तो ये इनके बीच में डाइपोल क्रिएट हो जाता है एंड इस डाइपोल की वजह से ही यहाँ पर यह बॉन्ड बनता है, इसलिए ये यूनिवर्स होता है। ये यूनिवर्स के किसी भी एटम्स के बीच में बन सकता है, भले ही वो नॉन पोलर है या फिर पोलर है। एंड ये डिस्टेंस फैक्टर काम कैसे करता है कि जब भी अपन दो एटम्स को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए कि इस तरीके से कोई दो एटम्स एक जगह है एंड उनके बीच में डाइपोल इंड्यूस हो गया एंड डाइपोल की वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है एंड जैसे ही उनको अपन डिस्टेंस में ले जाने की कोशिश करेंगे तो यानी कि 4 किलो जूल पर मोल एनर्जी तो इनके अंदर है, तो कुछ डिस्टेंस के लिए इनमें अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये होता है अट्रैक्शन। एंड रिपल्सन फैक्टर कब काम करता है, जैसे दो एटम्स को अपन क्लोज लेकर आए तब तो ये बॉन्ड बनता है एंड उनको बहुत ज्यादा क्लोज लेकर आ जाएंगे यानी कि उनके ऑर्बिट्स ओवरलैप हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है वो ही ओवरलैप हो जाएगा, तो वो नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपल्स करेगा एंड यहाँ पर रिपल्सन फैक्टर काम करेगा। की टेकअवे की बात करें तो वंडरवॉल फोर्स जो है वो काम करते हैं एटम से टचिंग में होंगे लेकिन नॉट क्रैशिंग होंगे, यानी कि उनके ऑर्बिट्स ओवरलैप नहीं करने चाहिए, ओनली टचिंग में होने चाहिए। जैसे अपन लोग मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई दो एटम्स है, इनके बीच में नॉन पोलर और पोलर किसी भी तरीके का अट्रैक्शन नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है एंड ये अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल है, तो जैसे ही अपन इनको नजदीक लेकर आएंगे तो इनके जो एटम्स हैं उन एटम्स के बीच में डाइपोल क्रिएट हो जाता है एंड उस डाइपोल की वजह से एक हल्का सा 0.4 से लेकर 4 किलो जूल पर मोल
एनर्जी वाला बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डाइपोल की वजह से, एंड उसी बॉन्ड को अपन बोलते हैं वॉन डेर वाल इंटरेक्शन। एंड वो किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है, जैसे इन दो के बीच में भी बन सकता है, और भी जो मॉलिक्यूल्स हैं भले वो पोलर हैं या फिर नॉन पोलर हैं, तो उनके बीच में भी वो बॉन्ड बन सकता है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री शेप, यानी कि कोई एंजाइम है इस तरीके का, एंड किसी ड्रग के मॉलिक्यूल से अपन उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इस तरीके की उस ड्रग मॉलिक्यूल की शेप होगी। एंड देन जैसे ही वो इस शेप में फिट आ जाएगा, तो यहाँ के जो एटम्स हैं एंड यहाँ के जो एटम्स हैं उनके बीच में डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, एंड उस डाइपोल की वजह से उनके अंदर वॉन डेर वाल इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा। एंड फिर इसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो प्रोटीन पैकेजिंग के अंदर कोई प्रोटीन फोल्ड होता है, तो वो क्या करता है, नॉन पोलर जो एमिनो एसिड होते हैं वो उस प्रोटीन की कोर में होते हैं, क्योंकि सराउंडिंग के अंदर एक्वस एनवायरनमेंट है, सोल्यूबल एनवायरनमेंट है, और उसकी वजह से जितने भी हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड होंगे वो उस प्रोटीन की कोर के अंदर छुप जाते हैं। एंड जैसे ही हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा उनके अंदर, एंड देन वो एमिनो एसिड के एटम्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तो उनके अंदर डाइपोल क्रिएट हो जाता है, एंड उसकी वजह से टाइटली ये प्रोटीन पैक हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। या फिर बात करें कि कई प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा एमिनो एसिड की चेन्स होती हैं, एंड देन वो फोल्ड होती हैं, तो उनके जो एटम्स है उन एटम्स के बीच में भी जैसे ही वो एटम्स कांटेक्ट में आएंगे तो उनके बीच में वॉन डेर वाल इंटरेक्शन हो जाएगा डाइपोल की वजह से। तो इस तरीके से अगर कोई प्रोटीन फोल्ड हो रहा है तो पहले उसके अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से जितने भी हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, एंड देन फिर उनके अंदर वॉन डेर वाल इंटरेक्शन डेवलप हो जाएंगे। एंड कोई दो एमिनो एसिड चेन वाली प्रोटीन फोल्ड है तो उसके अंदर उन दोनों चेन्स के बीच में वॉन डेर वाल इंटरेक्शन भी काम करते हैं। एंड सेकंड सिग्निफिकेंस की बात करें अपन लोग तो डीएनए बेस, जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है तो उनके यहाँ पर सिक्कों की तरह ये बेस जो है वो एक दूसरे के टचिंग में आ जाते हैं, एंड इसकी वजह से इन बेसेस के अंदर यहाँ पर वॉन डेर वाल इंटरेक्शन काम करता है। वॉन डेर वाल इंटरेक्शन की वजह से ये इस तरीके की हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो और ज्यादा स्टेबल हो जाती है। एंड फिर बात करते हैं लॉग एंड की सिस्टम। अपन लोगों ने बात की कि एंटीबॉडी एंड एंटीजन, किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन की स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, एंड वो एंटीबॉडी उसी एंटीजन से बाइंड क्यों होती है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होती है, एंड जैसे ही वो उस स्ट्रक्चर में फिट आता है तो उनके अंदर थाउजेंड ऑफ एटम्स होते हैं, उन एटम्स के बीच में डाइपोल क्रिएट हो जाता है, एंड उस डाइपोल की वजह से यहाँ पर वॉन डेर वाल इंटरेक्शन डेवलप हो जाते हैं, तो उनके बीच में बॉन्डिंग और ज्यादा हो जाती है। एंड देन बात करते हैं अपन इस समरी टेबल की। इस समरी टेबल से आप लोगों के इस वॉन डेर वाल इंटरेक्शन को विद इन 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन से क्लाउड है उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पर वॉन डेर वाल इंटरेक्शन बनते हैं। ये वेरी वीक होते हैं, यानी कि 0.4 से 4 किलो जूल पर मोल इनकी एनर्जी होती है। रेंज की बात करें तो ये शॉर्ट रेंज यानी कि डिस्टेंस डिपेंड इंटरेक्शन है, एंड इक्वेशन है यहाँ पर इसकी वो है अट्रैक्शन ड्रॉप ऑफ एज डिस्टेंस। डिस्टेंस अपन लोग ज्यादा रखेंगे इनके बीच में, किसी भी दो एटम्स के बीच में, तो वहां पर ये इंटरेक्शन नहीं बन पाएगा। एंड इसका रोल है कि जैसे प्रोटीन फोल्डिंग है, डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, या फिर एंटीबॉडी एंटीजन का जो कॉन्सेप्ट है लॉग एंड की, वो और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इस तरीके से ये वॉन डेर वाल इंटरेक्शन काम करता है। जिन जिनको समझ में आ गया उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले लेक्चर में फिर से इसको रिवाइज कर दूंगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।